हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल सिमरन क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज फिर केमिस्ट्री क्लास की इस श्रृंखला में हम सभी लोग जुड़ जाते हैं। सभी लोग मेरे साथ कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। तो आज हम बात करने वाले हैं जो है क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं, जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें जो अवयवी कण होते हैं उनके घनत्व के बारे में, और साथ ही साथ पिछले टॉपिक से मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। कुछ मेडिकल एग्जाम जो है आईआईटी या जेई जैसे जो है एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, उसके भी स्टडी आज करने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो सभी लोग जुड़ जाइए मेरे साथ बिना देर किए, और जो है पूरे धैर्य के साथ सभी लोग जो है मेहनत करिए। चलिए तो बिना ज़्यादा देर किए अपने टॉपिक को, अपने सेशन को शुरू कराया जा रहा है। तो जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। चलेगा, तो हम बात करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री क्लास की सीरीज में जो है हम आगे बात करेंगे संकुलन क्षमता पर, ठीक है। तो पहले संकुलन क्षमता नहीं, घनत्व पे, ठीक है। डेंसिटी पे बात करेंगे, घनत्व पे बात करेंगे। तो घनत्व टॉपिक को पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है टॉपिक लेते हैं, सभी लोग मेरे साथ हेडिंग लगाएंगे। तत्वों के तत्वों के घनीय तत्वों के घनीय क्रिस्टल जालकों का घनत्व, ठीक है। यहाँ पर हम तत्वों के घनीय क्रिस्टल जालकों का क्या देखेंगे, घनत्व देखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, आपने बेसिकली पढ़ रखा होगा कि जो हमारा घनत्व होता है, डेंसिटी होता है। डेंसिटी बेसिकली किसे कहते हैं, डेंसिटी जो इज इक्वल टू होता है वो हमने पढ़ रखा है मास अपान वॉल्यूम, ठीक है ना। मास अपान वॉल्यूम जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। तो स्पेशली यहाँ पर चूंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, घनीय क्रिस्टल के जालक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमारा जो डेंसिटी हो जाएगा या जो घनत्व हो जाएगा, ठीक है, घनीय क्रिस्टल का जो घनत्व हो जाएगा, घनीय क्रिस्टल का जो घनत्व हो जाएगा वो होगा, जो हमारा क्रिस्टल जालक है उनमें जो भी परमाणु है उनका द्रव्यमान या भार, ठीक है ना। तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, ठीक है। अब इसका जो द्रव्यमान होगा वो किसके कारण होगा, तो इनमें उपस्थित जो परमाणु है या जो अवयवी कण है उनके द्रव्यमान के कारण होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा जो एकक कोष्ठिका है या यूनिट सेल है, कोष्ठिका का आयतन, ठीक है ना, कोष्ठिका का आयतन, ठीक है। तो ये हमारा जो होगा घनत्व कहलाएगा, डेंसिटी डी कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि जो हमारे यूनिट सेल है, माना, ठीक है, यूनिट सेल या एकक कोशिका है में परमाणु, ठीक है। स्पेशली हम यहाँ परमाणु शब्द का यूज कर रहे हैं, लेकिन मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पर जो है डिपेंड करता है कि यूनिट सेल किस चीज से मिलकर बना है, परमाणु से मिलकर बना है या अणु से मिलकर बना है या जो है आपके आयन से मिलकर बना है। इसलिए यहाँ पर हम जो है इन सभी के लिए एक शब्द अवयवी कण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप समझिएगा परमाणु का मतलब यहाँ अवयवी कण ही है। यूनिट सेल में जो परमाणु है की जो संख्या है, ठीक है, यूनिट सेल में परमाणु की जो संख्या है वो हमारे पास क्या मान लेते हैं, जेड है, ठीक है ना। परमाणु की जो संख्या है वो जेड है, और जो यूनिट सेल का कोशिका का जो हमारा द्रव्यमान है, ठीक है ना, या परमाणु का जो द्रव्यमान है, ठीक है, वो स्पेशली क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं कि यम है, ठीक है। जो एटॉमिक मास है या हमारा जो उनके अवयवी कण है उनका द्रव्यमान, ठीक है, अवयवी कण, ठीक है ना, चाहे वो परमाणु हो, अणु का या फिर आयन हो, कण का, अवयवी कण का द्रव्यमान, ठीक है,
ये मान लेते हैं हमारा कैपिटल यम है, और जो है एकक कोशिका के कोर की लंबाई, एकक कोशिका के कोर की जो लंबाई है वो मान लेते हैं a, ठीक है। तो यहाँ से हमारा घनत्व क्या निकलने वाला है, पहले तो इसको समझ लीजिए, ठीक है। सभी लोग प्रॉपरली नोट करिएगा, नोट करिए सभी लोग। चलिए देखिएगा, हमारे पास जो है सबसे पहले हम देखते हैं, चूंकि एकक कोशिका यानी यूनिट सेल का द्रव्यमान हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा जितने परमाणु हैं उतना गुणे एक परमाणु का द्रव्यमान। एक परमाणु का द्रव्यमान मतलब स्मॉल यम, ठीक है। और एक परमाणु का द्रव्यमान जो होगा वो होगा मॉलिक्यूलर मास अपान किसके, एवोगैड्रो कांस्टेंट के, ठीक है। चूंकि स्मॉल यम इज इक्वल टू कैपिटल यम अपान Na, ठीक है। बात समझ में आया। जहां m क्या है, अणुभार है, ठीक है, कण का द्रव्यमान है, या मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं, या जो है आपका अणु का द्रव्यमान कह सकते हैं। Na क्या है, एवोगैड्रो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ एवोगैड्रो। तो यहां से हम कह सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब यहां से हम देख सकते हैं कि जो हमारा अगर 2 की वैल्यू हम यहाँ पर रख दें तो यूनिट सेल का, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, यूनिट सेल का द्रव्यमान जो यहाँ से आ जाएगा, द्रव्यमान जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा Z इंटू कैपिटल यम अपान Na, ठीक है ना। अगर हम इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पर रख देते हैं तो देखो, चूंकि हमारे कोर की लंबाई हमने a लिया है, कोर की लंबाई हमने a लिया है, तो आयतन क्या हो जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और यहाँ पर तीनों चीजें क्या है, एक है। तो इस तरह से हमारे पास जो हमारा घनीय क्रिस्टल का डेंसिटी हो जाता है, घनत्व तो d बराबर हो जाएगा, ठीक है, हमारे एकक कोशिका का द्रव्यमान। तो यूनिट सेल का द्रव्यमान हमारा निकल के आया Z इंटू कैपिटल यम Na, ठीक है। और हमारा आयतन जो निकल के आया है वो आएगा a क्यूब, ठीक है ना, क्योंकि 3 बार ये का गुणा करेंगे तो a क्यूब ही आएगा। और यहाँ से हमारा जो डेंसिटी हो जाएगा d इज इक्वल टू Z इंटू यम अपान Na इंटू का a क्यूब, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा। नोट करिएगा सभी लोग, नोट करेंगे। चलिए जल्दी से नोट करिएगा बिना देरी किए, नोट करिएगा। चलिए नोट हो गया, मिटाया जाए। तो इस तरह से ये जो हमारा है ये क्या होता है, घनीय क्रिस्टलीय जालकों का घनत्व होता है, जहां Z क्या है, Z नंबर ऑफ पार्टिकल्स है पर यूनिट सेल। Z क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या कण कह लेते हैं, ठीक है, पर यूनिट सेल। और यम क्या है आपका, मोलर मास है, मोलर मास है, ठीक है ना, ऑफ जो भी इसके सीपीज हैं, जो इसके अवयवी कण हैं। Na आपका क्या है, एवोगैड्रो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, ठीक है। इसी तरह से A हमारा क्या है, इज लेंथ है, इज लेंथ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर सारी वैल्यूज हो जाती हैं, इसको आप पुटअप करके बड़े आराम से जो है डेंसिटी वगैरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नोट करिएगा सभी लोग, सारे बच्चे नोट करेंगे, नोट करिएगा। चलिए नोट हो गया, मिटाना जाए। तो इस तरह से आपने देखा जो है, जो क्रिस्टल जालक में अवयवी कण होते हैं उनके घनत्व के बारे में, डेंसिटी के बारे में आपने देखा। अब पिछले टॉपिक को लेकर और अब के टॉपिक को लेकर कुछ मिले जुले क्वेश्चंस हैं, उनकी हम बात कर लेंगे, ठीक है। सभी लोग तैयार रहिएगा। पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन नोट करेंगे, ठीक है, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। पहले हम क्वेश्चन यहाँ पर नोट करेंगे
और क्वेश्चन नोट करने के बाद में वीडियो को आप पॉज करेंगे और पॉज करके खुद से करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहले कुछ मेडिकल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को लिया जा रहा है, उसके बाद में बोर्ड एग्जाम में आए गए कुछ क्वेश्चंस को लिया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, सभी लोग नोट करेंगे। क्वेश्चन है, इन अ फेस centered cubic lattice face centered cubic lattice, atom A occupies the corner position and atom B occupies the face centered position. The face center position. Face center position. If one atom of B is missing from one of the face centered points, the formula of the compound is ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए दे रहा है A2B5, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है A2B, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है AB2, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है A2B3, ठीक है। सभी लोग वीडियो को पॉज करेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, बताया जाए। चलो, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, एक जो है फलक केंद्रित घनीय जालक है, ठीक है। जालक में एटम ए ऑक्युपाइज द कॉर्नर पोजीशन, ए क्या करता है, कॉर्नर पोजीशन को लेता है। तो अगर हम देखो यहाँ ड्रॉ करें, हालांकि ये बात आपको अपने माइंड में ऐसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ हम समझाने के लिए आपको ड्रॉ कर दे रहे हैं। एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप चीजों को ऐसे ड्रॉ करें, क्योंकि ऑप्शंस आपको सॉल्व करने हैं, ना कि आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप का लिखना है। चलिए, तो देखा जा रहा है यहाँ पे, कह रहा है ए ऑक्युपाइज द कॉर्नर पोजीशन, है ना। ए क्या कर रहा है, कॉर्नर पोजीशन को ऑक्युपाई कर रहा है। तो मतलब ए यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ, ठीक है ना। बात समझ में आया। यानी ये यहाँ जो ब्लैक डॉट्स हैं ये हमारा ए है, ठीक है। और कह रहा है बी ऑक्युपाइज द फेस सेंटर, यानी फेस सेंटर पे बी यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। नॉर्मल कंडीशन में ऐसी बातें हैं, ठीक है ना। कह रहा है इफ वन एटम ऑफ बी इज मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द सेंटर फेस सेंटर पॉइंट्स, अगर एक कहीं फेस सेंटर पॉइंट से बी मिस कर गया, मान लो यहाँ से बी मिस कर गया, यहाँ से गायब हो गया पीस,
बी, ठीक है ना। तो कह रहा है द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। तो हम पहले देख लेते हैं कि अब जो हमारे अवयवी कण हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये कितने हैं इस लैटिस में। तो आपने देखा कि हमारा ए ऐसे कोनों पर है, ए अभी भी हमारा कोनों पर सेफ है इस तरह से, ठीक है। तो ए हमारे पास 8 कोनों पर है। तो जो हमारा योगदान है, ठीक है, किसका, ए का, ठीक है ना, यानी यूनिट सेल में जो ए का पार्टिसिपेशन है, जो योगदान है सर, तो योगदान हमारा कितना है, वो हमारा है 1/8 एक कोनों पर, और टोटल 8 कोनों पर है। तो कितना है, एक एटम का योगदान है, एक पार्टिकल का योगदान है, ठीक है नहीं, पहली बात। अब हम इसी तरह से यूनिट सेल में बी का योगदान देख लेते हैं, बी का योगदान देख लेते हैं कि इसका बी का पार्टिसिपेशन कितना है। तो सर यहाँ पे हमने देखा कि अभी जो है बी 5 फलकों पर है, भाई एक तो मिस कर गया, टोटल 5 ही तो है, 1 2 3 4 5, 5 ही फलकों पे बचा हुआ है, और एक फलक पर कंट्रीब्यूशन होता है 2 का, यानी अब हमारे पास जो हमारा बी का कंट्रीब्यूशन है वो 5/2 है। तो हमारा जो फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, जो फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला हमारा बनने वाला है, ये बनने वाला है, ए को और बी को लेकर के बात करी गई। अब ए का जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो तो है 1, और बी का कंट्रीब्यूशन है 5/2। अगर इस पूरे में हम क्या करें, इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई होकर के हमारा बनेगा 2, और यहां से मल्टीप्लाई होकर बनेगा b 5/2 इंटू का 2, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, और हमारा जो फाइनली फार्मूला होगा A2B5, ठीक है। तो हमारा आंसर विल बी ए, ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से, नोट करिएगा सभी लोग, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लेंगे सभी लोग। देखिए इसी प्रकार से जो है मेडिकल एग्जाम्स में या अदरवाइज जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपके हैं क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपको बस थोड़ी सी सूझबूझ के साथ में क्वेश्चंस को हल करना है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सभी लोग नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है। क्या जो है आपकी विजिबिलिटी क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, सभी लोग देखेंगे ध्यान से, चलिएगा मिटाया जाए, चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, मिटाया जा रहा है। तो इस तरह से आपके जो है एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी क्वेश्चन का हिंदी रूपांतरण अगर दे दिया जाए तो बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगला है वो है, क्वेश्चन है अगला, अ सॉलिड कंपाउंड XY, अ सॉलिड compound XY has NaCl structure, has NaCl structure, ठीक है ना, यानी कह रहा है कि जो NaCl है, जो XY है वो NaCl प्रकार की संरचना में क्रिस्टलित हो रहा है, उस प्रकार का कंपाउंड बना रहा है ना। The is length of the is length of is length of the unit cell of the unit cell is 683 pm, pm means picometer, ठीक है। A solid compound XY has NaCl structure, the is length of the unit cell is 683 pm picometer if the radius of cation, question is saying if the radius of cation, if the radius of cation is, cation means
x प्लस है ना, x पॉजिटिव चार्ज एंड y जो है नेगेटिव चार्जेबल पार्टिकल है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ कैटायन इज 100 पिकोमीटर्स pm, the radius of the radius of the anion y minus will be, ठीक है ना। it is saying that a solid compound XY has NaCl structure, मतलब solid compound है NaCl जैसा, XY जो है NaCl जैसा है, ठीक है। और द इज लेंथ, जो कोर की लंबाई है, इज लेंथ मींस कोर की लंबाई ऑफ द यूनिट सेल, एकक कोशिका के कोर की लंबाई 683 pm है। इफ द रेडियस ऑफ कैटायन, अगर रेडियस ऑफ कैटायन जो हमारा 100 pm है, देन रेडियस ऑफ एनायन क्या होगा, ठीक है ना। आपका ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन है आपको 275.1 पिकोमीटर, बी ऑप्शन है आपको जो है 322.5 pm, सी ऑप्शन है आपको 241.5 pm, डी ऑप्शन है आपको 165.7 pm, ठीक है। इस तरह से सभी लोग वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लेंगे और एक बार सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। चलिए देखें यहाँ पर आंसर। देखो ये कह रहा है कि हमारा NaCl प्रकार का स्ट्रक्चर है, तो सर हमारा NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है, FCC तरह का, ठीक है ना, जिसमें हमारा Cl क्या होता है, पैकिंग क्रिएट करता है, और जो हमारा Na है वॉइड्स को कवर करता है। अगर हम एक किसी फेस की बात कर ले, चलो यहाँ की बात कर लेते हैं, तो Cl ऐसे कोनों पर होता है, Cl ऐसे कोनों पर होता है, और Na यहाँ वॉइड्स को रिकवर करता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर हमारा Na कुछ इस तरह से है, यहाँ पर Na है और ये हमारा Cl है बड़ा सा, ठीक है ना। सभी लोग देखने का प्रयास करिएगा, Cl है। तो ओवरऑल हमारे पास कह रहा है कि जो हमारा इज लेंथ है यूनिट सेल का, ठीक है ना, द इज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 683 pm, ठीक है। यानी इज लेंथ जो है यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये, ठीक है, ये वाली यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 683 pm है। और इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कह रहा है रेडियस ऑफ कैटायन, ठीक, 100 pm, ठीक है ना। मतलब जो हमारा रेडियस ऑफ कैटायन है, ठीक है, मतलब जो धन आयन का है वो हमारा 100 pm है, ठीक है। मतलब ये वाला कैटायन है बीच में, ठीक है, सोडियम जो हमारा X प्लस है, ठीक है, दिस इज X प्लस आयन कैटायन। तो यहाँ पर एक रेडियस 100, एक रेडियस 100, तो टोटल हमारा ये लेंथ जो हो जाएगा वो 200 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो है इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, X है, इसको हम मान लेते हैं X पिकोमीटर है। तो ये 2x यानी 200 प्लस 2x इज इक्वल टू 683। भाई यहाँ पर एक रेडियस लिया गया, ठीक है। तो हमारा जो है रेडियस कितना हो गया, 200 हो गया, 2 into 100 बाई 2 into 100 जो है हमारा कैटायन का रेडियस हो गया। अगर ऐसे एक लाइन है और इस पर एक ये है और एक ये है और एक ये है, और एज्यूम करते हैं कि सब एकदम से जुड़े हुए हैं, तो अगर हम यहाँ से बात करेंगे और यहाँ से अगर बात करेंगे, तो सर हमने देखा कि इसका सेंटर ये है, तो जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ये एक रेडियस हुआ, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ये दूसरा रेडियस हो गया हमारा। तो सर इस वाले रेडियस की बात कर रहा है कि ये 100 pm है, तो 100 pm ये भी होगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल टोटल हो जाएगी ये 200 pm, और इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और इसको भी हमने क्या मान लिया, x मान लिया। और पूरा जो इज लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये कह रहा है 683 pm है। तो हम कह सकते हैं कि x को जोड़ो और x को जोड़ो तो 2x हो गया, और इसको जोड़ो तो 200 हो गया। मतलब हमारा 2 into 100 इज इक्वल टू हमारा हो गया 200 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी 200 और प्लस 2x इज इक्वल टू 683 pm। इज दैट क्लियर।
अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू 683 माइनस 200, भाई 200 को इधर लाओगे तो माइनस में आ जाएगा, और यहाँ से हम करेंगे 384, ठीक है ना, यानी 2x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 483, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 483 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, आंसर विल बी 241.5 pm। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ठीक है ना, यानी हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, 241.5। नोट कर लीजिएगा सभी लोग, इस तरह से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है, और ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां से आपको जो है पूछे जाते हैं केमिस्ट्री के विषय से चीजें पूछी जाए, ठीक है। चलिएगा नोट कर लीजिएगा सभी लोग, सारी चीजें क्लियर है, मिटारा जाए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, मिटारा जा रहा है 1 2 3 4, मिटारा जा रहा है। चलिए सभी लोग जुड़े रहेंगे साथ में, बिल्कुल भी बोर नहीं होना है। इसी तरह से सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे और उस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। बस आपको धैर्य पूर्वक जो है हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। और इस उम्मीद से, इस विश्वास से कि आपको जो है यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से कुछ बेहतर ही मिलेगा, ठीक है। और अगर आप ऐसे जुड़े रहते हैं तो एक समय आएगा जब आप केमिस्ट्री में और जितने भी सब्जेक्ट आपको यहाँ से पढ़ाए जाएंगे उसमें आप अच्छे जो है आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी उस सब्जेक्ट के प्रति, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है यहाँ से, देखिएगा क्वेश्चन है अ मेटल हैज FCC lattice. A metal has a FCC lattice. The edge length of the unit cell, the edge length of the unit cell, of the unit cell is 404 pm. pm means picometer. 404 picometer. The density of metal is, the density of metal is 2.72 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। The molar mass of the metal is, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है Na इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 पर मोल। ओवरऑल अगर ये चीजें गिवन नहीं भी होती हैं तो ये वैल्यू हमें याद रखनी चाहिए। एग्जैक्ट जो वैल्यू होता है वो होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल इनवर्स करके, ठीक है, या पर मोल करके आप कह सकते हैं, ठीक। ऑप्शन आपका है यहाँ पर, ऑप्शन आपका हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा 40 ग्राम मोल इनवर्स, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा 30 ग्राम मोल इनवर्स, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 27 ग्राम मोल इनवर्स, और डी ऑप्शन आपका हो जाएगा 20 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। ये आपकी 4 ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए वीडियो को पॉज करिएगा और एक बार करने का प्रयास करिएगा, अभी अभी जो टॉपिक कराया गया उसी से रिलेवेंट है। चलिए एक बार देख ले आता है इसको। द मेटल हैज FCC लैटिस, ठीक है ना। तो पहले जो गिवन डेटा है उसको देख लेते हैं, जो हमारे पास गिवन डेटा है। कह रहा है द इज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज इतना भी, ठीक है। इज लेंथ मतलब
A इज इक्वल टू 404 पिकोमीटर, ठीक है ना। ये हमारा गिवन है, ऑलरेडी गिवन है ये चीजें। अच्छा, यहाँ पर डेंसिटी हमारा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको भी हम सेंटीमीटर क्यूब में बदल लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 404 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इसी तरह से हमारा और क्या चीज है, डेंसिटी D इज इक्वल टू है 2.72 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब, ठीक है। उसके बाद हमारा देखो कह रहा है FCC लैटिस है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो यहाँ से Z इज इक्वल टू हो जाएगा 4, जो हमारा Z इज इक्वल टू हो जाता है वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और कह रहा है मोलर मास, क्या फाइंड करना है, मोलर मास यानी यम पूछ रहा है, फाइंड करो, ठीक है। Na हमको पता है, ऑलरेडी गिवन है, चूंकि डेंसिटी D इज इक्वल टू होता है हमारा Z इंटू एम अपान ए क्यूब इंटू का Na, है ना, ये वैल्यूज होती हैं। और हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं 4 इंटू यम, हमें फाइंड करना है तो यम को यम ही रहने देते हैं। ए क्यूब, ए हमारा है 404 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, और इसके क्यूब हो जाएगा। और यहाँ Na की वैल्यू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 दे रखी है। और यहाँ D इज इक्वल टू ऑलरेडी दे रखा है हमारा 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब, ठीक है ना। चलिएगा, अब देख रहे हैं यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जानी है, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसको यहाँ पर भेज देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू यम इज इक्वल टू 2.72 इंटू, ठीक है ना, इंटू 404, ठीक है ना, और इसके क्यूब आ जाएगा, ठीक है, इसके क्यूब इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ओवरऑल ये वैल्यू हमारे पास आने वाली है m इज इक्वल टू 2.72 इंटू 4 इंटू 4 मतलब 404 इंटू 404 इंटू, और एक वाले से काटेंगे इसको तो 101 आ जाएगा, और यहाँ 10 टू पावर माइनस 30 है, यहाँ 10 टू पावर 20। जब इसको सॉल्व करेंगे इतना इंटू इतना, तो बेस इक्वल है, तो हमारा जो पावर है वो हमारा जुड़ जाएगा, तो -30 में +23 करेंगे तो हमारा आएगा 10 की पावर जो है -7, ठीक है ना, इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। ये वैल्यूज आने वाली हैं यम की, ठीक है। और यम को जब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई वगैरह जब करते हैं तो ये वैल्यू यहाँ से हमारे पास निकल के आएगी, ठीक है। ये वैल्यू आएगा हमारा 26.9, ये वैल्यू आएगी 26.9 के अप्रॉक्सीमेट आएगी, इस पूरे को जब सॉल्व करोगे आप तब, ठीक है। और यहाँ से हमारा जो है वैल्यू आ जाएगा यम इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी 27, ठीक है, 27, ठीक है, ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नोट कर लेंगे सभी लोग, नोट करिएगा, प्रॉपरली नोट करेंगे सभी लोग बिना जो है देर किए। चलिएगा नोट कर लीजिए, नोट हो गया, मिटाया जाए, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो वैल्यू इतनी के आसपास आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन जो अभी अभी क्वेश्चन कराया गया है, ये नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट के एग्जाम में 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, और देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं होता है एग्जाम्स में, ठीक है, एग्जाम्स के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, आपके जो है आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, आप क्वेश्चन को कितना अच्छे से इमेजिन कर पा रहे हैं, कितना अच्छे से उसको समझ पा रहे हैं, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए बस। चलिएगा एक और क्वेश्चन लेते हैं, बोर्ड एग्जाम के जो है पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, ठीक है। चलिएगा देखिए क्वेश्चन हमारे पास है,
कॉपर धातु एफसीसी जालक के रूप में, एफसीसी जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होती है, ठीक है ना, क्रिस्टलीकृत है, एफसीसी जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत है। एक्स किरण विवर्तन, एक्स किरण विवर्तन द्वारा इसके एकक कोशिका के कोर की लंबाई, इसके एकक कोशिका के कोर की लंबाई, एकक कोशिका के कोर की लंबाई 362 pm पाई गई है ना, 362 pm पाई गई। कॉपर परमाणु की त्रिज्या होगी, कॉपर परमाणु की त्रिज्या होगी, ठीक है, देखेंगे सभी लोग। चलिए तो देखते हैं, कॉपर धातु एफसीसी जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत है और एक्स किरण विवर्तन द्वारा एकक कोशिका के कोर की लंबाई इतना पाया गया है, ठीक है। तो हमारे पास कॉपर की परमाणु की त्रिज्या होगी, ठीक है, कॉपर परमाणु की त्रिज्या पूछ रहा है। तो आपको पता है एफसीसी के लिए जो हमारा क्या बोलते हैं, एफसीसी के लिए जो हमारा रिलेशन होता है इज लेंथ और जो है रेडियस के बीच में, हमारा जो आर होता है वो इक्वल टू होता है √2/4 इंटू ए, ये हमारा रिलेशन होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। और यहाँ पे गिवन है कि जो कोर की लंबाई है, कोशिका की कोर की लंबाई 362 pm है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से r इज इक्वल टू √2 इंटू ए डिवाइड बाई 4, और हमारा यहाँ 4r इज इक्वल टू √2 इंटू ए हो जाएगा, और a इज इक्वल टू हो जाएगा 4r अपॉन √2, ठीक है, 4r अपॉन √2 हो जाएगा। और यहाँ से हम कह सकते हैं r इज इक्वल टू 4 इंटू r की वैल्यू है 362 और डिवाइड √2 की वैल्यू 1.414 के आसपास आएगी। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आप 128 पिकोमीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी। कॉपर परमाणु की त्रिज्या, यहाँ पे सॉरी त्रिज्या पूछ रहा है, और कोर की लंबाई ऑलरेडी दे रखा है, सॉरी टू से कोर की लंबाई ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे हम कोर की लंबाई ऑलरेडी दे रखा है। क्वेश्चन है हमारा कि जो है कोर की लंबाई इतना पाया गया है, परमाणु की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है, 1 मिनट। कोर की लंबाई दे रखा है, यहाँ से हम बदल देंगे चीजों को, कोर की लंबाई 362 दे रखा है, तो r इज इक्वल टू हमारा होगा √2 इंटू 362 डिवाइड बाई 4, ये यहाँ से होगा, 2 से हम कट कर देंगे, 2 से वैल्यूज को जब काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है, और 2 1 जा 2, और फिर काटेंगे तो यहाँ से हमारे वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा, इसकी वैल्यू रखते हैं 1.414 इंटू का 181 डिवाइड बाई 2, 2 से काट देते हैं इसको, तो जो आ जाएगा हमारा 0.7, ठीक है ना, 07, ठीक है ना, इंटू 2 करते हैं तो उतना आ जाएगा 181, और जब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा 128 के आसपास आ जाएगा r इज इक्वल टू, ठीक है, रेडियस हमारा आ जाएगा r इज इक्वल टू 121, देख लेते हैं करके, ठीक है, 181 इतना लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 0707, 8 जा लेकर जाते हैं, 8 सते 56 के 6 से लाइन 5, 8 0 0 5, 8 सते 56, ठीक है, 2 का काटा लगाया हमने, 0707 करते हैं तो हमारा 7 6 7 7 14 5, 19 के 9 हाथ से लाए 1 7 7 5 12, ठीक है, 3 अंक पहले दशमलव लगाया, 3 अंक पहले दशमलव,
127.9 आ रहा है, तो इसको अप्रोक्सीमेट 128 लिखा जा सकता है। ठीक है, नोट करिएगा सभी लोग, है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बट जो है अब करेक्ट है चीजें, तो नोट करिएगा। जो हमारा रेडियस है वो कितना आ रहा है, 128 आ रहा है। ठीक है, 128 पिकोमीटर, ठीक है ना, पिकोमीटर। ठीक है, नोट करिएगा सभी लोग, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। चलिए, तो इस तरह से हम जो है क्वेश्चंस को देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन और अदरवाइज अन्य प्रकार के एग्जाम्स में भी आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो सभी लोग जो है इसी प्रकार से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है कुछ सर्टेन टॉपिक्स को देखा। इसी साथ जो है इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिएगा और कल फिर हम मिलते हैं जो है एक नए से टॉपिक के साथ में। और जो है शायद इस चैप्टर के इस यूनिट के एक चैप्टर का शायद आखिरी टॉपिक होगा। तो इसी तरह से हम अगले जो है वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग अपनी स्टडी को जारी रखिएगा। और जो है अगर आपको वीडियो समझ में आया है, क्वेश्चन समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जो है गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।